दिल्ली एनसीआर इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। फिलहाल यमुना का जलस्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहत शिविर का जायजा उन्होंने लिया और मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि यमुना के आसपास जितने इलाके थे वहां लोगों के घरों में पानी भर गया था, जिनके तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम चीजें गायब हो गई हैं। इन सभी लोगों के लिए 6 जिलों में राहत रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाढ़ से पीड़ित है उन्हीं के लिए ये सारी व्यवस्था की है। यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतज़ाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाज़ार जो जहाँ पे पानी घुस गया वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका अभी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से घट रहा है। दोपहर 2 बजे यमुना का जलस्तर 205.78 मीटर दर्ज किया गया। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि रात तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच जाएगा। वहीं दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती की है कि किस तरीके से जहां जल जमाव हुआ था वहां पे साफ सफाई कराई जा सके, जिसे ध्यान में रखते हुए लोग और प्रशासन मशीनों के माध्यम से पानी को निकाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। यमुना के जलस्तर में भी लगातार बढ़ाव देखने को मिला था और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अभी भी यमुना के जलस्तर में तेज जो हवाएं बह रही हैं उससे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी बहुत राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिली है कि यमुना का जो जलस्तर है वो कम हो गया है। करीब 205.74 मीटर के आसपास ये जलस्तर चला गया है, लेकिन अभी भी वार्निंग लेवल के आसपास ये जलस्तर बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जलस्तर और भी कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जहां पे जल जमाव हो गया है वहां पे किस तरीके से साफ सफाई कराया जा सके। और उसी कड़ी में प्रशासन की बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें, वो लोग लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो लोग यमुना किनारे रहते थे उनको किस तरीके से फिर से वहां पे पहुंचाया जाए। हालांकि मौसम विभाग जिस तरीके से कह रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में फिर से बारिश हो सकती है, एहतियातन अभी लोगों को वहां पे नहीं पहुंचाया जा रहा है। अभी जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है वहीं पे व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे स्थानीय लोगों की बात करें या प्रशासन की बात करें, यहाँ पे फिर से किस तरीके से जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके उसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। और साफ सफाई का काम आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे नाव के माध्यम से बात करें या पानी को निकासी करने के लिए जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पे लगाई गई है, ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं। चूँकि यहाँ पे आपको मंदिर भी नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं इस पानी की वजह से मंदिर भी प्रभावित था। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जैसे जैसे जलस्तर कम हो रहा है उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि साफ़ सफाई किस तरीके से इन इलाकों की कराई जा सके, खासतौर पर ऐसे इलाके जहाँ पे लोग रहते थे और पानी की वजह से उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ा। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए आप तमाम चाहे सड़कें देखेंगे या मंदिर के आसपास का एरिया देखेंगे, पूरी तरीके से पानी की वजह से गंदा जो एरिया हो गया है और कहीं ना कहीं पूरा जो कचरा है वो एक साइड आ गया है। इसको साफ़ करने की जो कवायद है वो की जा रही है मशीनों के माध्यम से। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से पानी को निकाला जा रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में जलस्तर कम होगा और धीरे धीरे पानी भी कम होगा, लेकिन एहतियातन साफ सफाई करनी भी जरूरी है। दिल्ली सरकार की बात करें तो लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। केंद्र सरकार की टीमें अभी भी अलर्ट मोड पे है। आने वाली दिनों में अगर आपात स्थिति बनती है तो उसको लेकर किस तरीके से कवायद की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। यमुना
और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी लीगल सेल की सह संयोजक बांसुरी स्वराज ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हथनीकुंड बैराज से हर साल मानसून में दिल्ली की तरफ बारिश का अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है, लेकिन 1978 के बाद यानी 45 वर्ष बाद इस तरह के हालात बने। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति की जिम्मेदारी से बचने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मेडिकल कैंप का उद्घाटन मैंने किया है गीता कॉलोनी पुस्तक में, और एक जगह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने में कृष्णनगर के एक क्षेत्र में गया था। लेकिन जब जब मैं अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्रियों की बयानबाजी देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि किस तरह से निर्लज्जता से ये लोग झूठ बोलते हैं। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए किस तरह की ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं लगातार पिछले 5 दिनों से एक ही सवाल अरविंद केजरीवाल से बार बार पूछ रहा हूं। यमुना की सफाई में लगभग 6,500 करोड़ रुपए आपको दिए गए। आप बताइए आपने 6,500 रुपए खर्च कहां किए? आप नहीं बताते। 2,409 करोड़ रुपए एसटीपी प्लांट के लिए दिए गए। आप नहीं बताते आपने क्या किया। जितना भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई पे किया है, और जब एमसीडी उनके हाथ में आ गई, एमसीडी की सत्ता उनके पास आ गई, तो मानसून से पहले पीडब्ल्यूडी और एमसीडी में जो नाले साफ करने थे उस पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और उन्होंने वो नाले साफ नहीं किए। और इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। अभी तक तो हम कह रहे थे तो कोई मानता नहीं था। ये अरविंद केजरीवाल का अभी एक आम आदमी पार्टी का ट्वीट है। अरविंद केजरीवाल खड़े होकर बोल रहे हैं जिस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि नाले भरे हुए हैं। पिछले 4 दिन से हम एक बात कह रहे हैं कि दिल्ली के दिल में जो पानी आया है, यमुना का पानी उफान पे आता है, यमुना किनारे बाढ़ आती है, समझ में आता है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। सरकार ने पिछले 5 साल से आईटीओ पर बने बैराज के मेंटेनेंस का पैसा तक नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार बाढ़ को लेकर कितने सीरियस है ये आप इस बात से पता लगा सकते हैं। पिछले 2 साल से आईपेक्स कमेटी, जो कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की हाई पावर कमेटी है, उसकी 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने मीटिंग तक नहीं की है। इस कमेटी का काम बाढ़ नियंत्रण और हथनीकुंड बैराज के समन्वय का होता है। केजरीवाल जी प्रचार और शीश महल के लिए तो आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जहां दिल्ली के हित की बात आती है आप दुमदुमाकर भाग जाया करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 तारीख में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कबूला है कि जब 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ नहीं आती। 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ नहीं आती। लेकिन क्या कारण है कि जब 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई? 6,800 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन उसका भ्रष्टाचार हो गया। पिछले कुछ दिनों से आईटीओ बैराज पे बयानबाजी लगातार जारी है। आईटीओ बैराज के गेट ना खुलने पर एनटीपीसी पर लगाए गए आरोप, और एनटीपीसी पर लगे आरोपों पर एनटीपीसी ने ट्वीट करके सफाई दी और ट्वीट में लिखा कि एनटीपीसी पर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं है। एनटीपीसी का आईटीओ बैराज के रखरखाव से कोई लेना देना नहीं है। तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, इस पर मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। 78 साल बाद ऐसे बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की, प्रशासन की लापरवाही या उनकी कोताही की वजह से ये देखने को मिल रहा है? देखिए, बाढ़ आना तो एक प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन उससे निपटने की तैयारियां जो है वो सरकार के स्तर की होती है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो नूरा कुश्ती है, उस नूरा कुश्ती का खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है।
तो मेरा एलजी साहब से भी अनुरोध है और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी अनुरोध है कि आपकी इस नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़ रहा है। आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबक लेना चाहिए। जो मुख्यमंत्री हिमाचल के सुक्खू जी जनता के बीच में जा करके पानी में उतर करके जिस तरह से जनता की मदद कर रहे हैं, राहत शिविरों में जा रहे हैं, जबकि दिल्ली से कई सौ गुना ज़्यादा भयावह स्थिति है वहाँ पर बाढ़ की। ऐसे में आपको हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के जैतपुर इलाके में यमुना नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे स्थानीय निवासी अपना घर बार छोड़कर सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेताओं ने बाढ़ पीड़ितों से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बात देखिए कि अब पहली बारिश के अंदर ही दिल्ली का क्या हाल हुआ है। अब मानते हैं कि 10 दिन से बारिश हो रही है, चलो जी हो गया कुछ, लेकिन पहली एक बारिश के अंदर यह हाल हो गया दिल्ली का। क्या क्या करके छोड़ दिया है दिल्ली का, पूरा स्लम बना दिया है दिल्ली को। क्या अपील करेंगे दिल्ली, जैसे आप लोग माइनॉरिटी सेल से हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? भाई हमने अपने डिपार्टमेंट की पूरी मीटिंग करी है। इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, शाहनवाज शेख जी हमारे। पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा, रिश्वत लेने वाले समाज पर कलंक है, ये मानव नहीं दानव है। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ेगी। इसी मुहिम के तहत पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने विकास डागर को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। उनके साथ कृष्णनगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष रणवीर कुमार मौजूद रहे। विकास डागर ने हौजखास थाने में तैनात एएसआई को 5,000 रुपये रिश्वत लेते सीबीआई से पकड़वाया था। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इनका इतना बड़ा हौसला है कि इन्होंने दिल्ली पुलिस के एक एएसआई मीना, जो कि इनसे रिश्वत मांग रहे थे, इनसे 20,000 रुपये रिश्वत मांगी गई। उससे पहले भी ये मीना जी इनको परेशान करते थे, पैसे मांगते थे। इन्होंने अपना हौसला दिखाया, अपनी हिम्मत दिखाई और उस एएसआई को सीबीआई के हाथों रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वा दिया। एक व्यक्ति इनकी स्कूटी ले गया था, इन्होंने उसकी कंप्लेंट करवाई कि वो स्कूटी ले गया है और उसने स्कूटी मुझे अभी तक वापस नहीं दी, मुझे स्कूटी वापस दिलवाई जाए। स्कूटी वापस दिलवाने के नाम पे उस एएसआई मीणा ने 20,000 रुपये मांगे। इन्होंने कहा भी पैसे किस बात के, उसमें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आपको आपकी स्कूटी नहीं मिलेगी, आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बहुत परेशान हुए। इनको किसी इनके दोस्त ने सलाह दी कि इसका इलाज एक ही है कि आप सीबीआई में जाइए और इसको उनके हाथों सीबीआई से पकड़वाइए। इन्होंने मीणा से मोल भाव किया। उन्होंने भाई 20,000 तो ज़्यादा है, कुछ कम ले ले। होते होते 5,000 में बात सेटलमेंट हुई। 5,000 सेटल होने के बाद सीबीआई को कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद सीबीआई ने उनको अपना जाल बिछा के रंगे हाथों पकड़ लिया। विकास जैसे लोग हैं, ये समाज के प्रति बहुत ही जागरूक है। ये मोदी जी की मुहिम पे जुड़े हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसी सपने को साकार करने के लिए, उसी सपने को साकार करने के लिए ये लोग मोदी जी की मुहिम से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने भी कहा, मेरी बातचीत हुई कि हम किसी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं हैं। यदि कोई रिश्वत मांगेगा तो उसका एक ही स्थान है जेल, उसका एक ही स्थान है सीबीआई। हम सीबीआई के माध्यम से उसको पकड़वाएंगे, उसको जेल भिजवाएंगे। अगर हम ऐसे लोगों को बख्श देंगे तो दिल्ली में, देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। मैं इनको बहुत रोहिणी के रहने वाले देवांश ने महज 4 साल में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और यहां तक कि वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में अपना नाम दर्ज कराया है। और अपनी शक्ति से हर किसी को चौंका देने वाले देवांश केसरी ने एक के बाद एक खिताब जीतकर अपने देश, समाज और परिवार को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा हाल ही में देवांश ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। देवांश के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बाद उनके परिवार में खुशी है। देवांश की इस प्रतिभा ने हर किसी को अचंभित कर दिया है।
उसकी प्रतिभा को देखते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सर्टिफिकेट और मेडल भेजा गया है। मेरा नाम देवांश केसरी, गिनीज बुक में मैं दर्ज कराना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा बनाना का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मुसा पैराडाइसिका। एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है? मैले डोमेस्टिका। ये सबसे पहला प्रतिभा जो इसने दिखाया था, 3 साल 3 महीने का था। ये वर्ल्ड के सारे मैप्स को फ्लैग्स को देख के इसने बता दिया था 214 कंट्रीज का नाम। और इसके अभी जो इसने लर्न कर लिया है, सारे कंट्रीज का कैपिटल्स भी लर्न कर लिया है और इंडिया का स्टेट्स एंड कैपिटल्स लर्न किया हुआ है। फिर अभी पिछला महीना इसने 2 खिताब और जीता, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो इसने बनाया है, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम्स बताकर। इसे अभी तक ऑलमोस्ट 100 साइंटिफिक नेम्स याद है, जो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लांट्स के। अभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिला है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिला है। ये फ्रूट्स वेजिटेबल का साइंटिफिक नेम ये बोलता है, तो इसके वजह से इसको अवार्ड मिला है। एक गृहिणी होने के नाते किस तरीके से आप इस बच्चे पर ध्यान देते हैं, किस तरीके से इसकी पढ़ाई में आप सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं? पढ़ाई तो मैं मतलब खेलते हुए ही कराती हूँ, ज़्यादा बैठता भी नहीं है। बहुत एक्टिव बच्चा है, तो घूमते फिरते खेलते साइकिल चलाते हुए जो भी मैंने बोल दिया बस बोल दिया, वहीं पे ही वो लर्न करता है। और तो अलग से कभी मैंने प्रेशराइज कभी नहीं किया, तो ऐसे ही पढ़ लिया। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।